Audio Jungle. नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MSN फॉर यू में। दोस्तों आज हम जो कंडीशन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म। दोस्तों ये कंडीशन भी क्या है, एक हमारे थायराइड ग्लैंड से ही रिलेटेड है, उसी का और एक डिसऑर्डर है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। दोस्तों ये कंडीशन होती क्या है कि इसमें जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो ओवर फंक्शन करने लगता है, या इसको हम बोल सकते हैं ओवर एक्टिविटी करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे थायराइड के जो हार्मोन होते हैं उनका एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रेशन होता है। तो दोस्तों देखते हैं इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन। इसको हम शॉर्ट डेफिनेशन में इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, या फिर हम लिख सकते हैं ओवर फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। दोस्तों जो क्या कॉज करता है, एक्सेसिव सिक्रीशन। जी हाँ, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। दोस्तों थायराइड हार्मोन कौन से होते हैं, वो T3 और T4। दोस्तों इस कंडीशन को हम एक और बोलते हैं, ये एक कंडीशन, जो एक कंडीशन है ये होती है एक थायरोटॉक्सिकोसिस की, ये कंडीशन थायरोटॉक्सिकोसिस की एक फॉर्म होती है। थायरोटॉक्सिस का मतलब होता है एक्सेसिव सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस हार्मोन। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, थायरोटॉक्सिस एक कंडीशन होती है। ये कंडीशन किस तरह की होती है, इसमें क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट में हमारे जो एंडोजिनस और एक्सोजिनस हार्मोन होते हैं उनका सिक्रीशन होने लगता है। तो उसी की वजह से क्या होता है कि दोस्तों हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो हाइपर एक्टिविटी करने लगता है, हाइपर फंक्शन करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो उसका एक्सेसिव अमाउंट में टीएसएच का लेवल जो बढ़ जाता है। और जब टीएसएच का लेवल जो बढ़ता है दोस्तों, तो क्या रिलीज होंगे वहां से, T3 और T4। तो दोस्तों अगर हम इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो सेम एज किसकी तरह हो सकते हैं दोस्तों, जैसे हमने पिछली कंडीशन पढ़ी है हाइपोथायरॉयडिज्म, गोइटर, तो सेम इसके भी क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, वो ही होंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हमने जो पढ़ा है आज तक, जो हम अभी पढ़ते आए हमारे 2-3 वीडियो में, वो सबसे पहले हम किसको लीड करके चल रहे थे इटियोलॉजिकल फैक्टर में दोस्तों। सबसे पहले हम लीड कर रहे थे दोस्तों प्रेगनेंसी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ग्रेव डिजीज, हेसिमोटो डिजीज, थायराइड कैंसर, थायराइडाइटिस, ये सब इसके क्या हो सकते हैं दोस्तों, इटियोलॉजिकल फैक्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों इसका एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में एक कंडीशन आती है दोस्तों, ग्रेव डिजीज। बार बार इस कंडीशन का नाम इसमें क्यों आ रहा है, क्योंकि ग्रेव डिजीज जो रिलेट करती है हमारे थायराइड ग्लैंड से ही रिलेट करती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हम बार बार अपनी वीडियोस में, पुरानी जो हमारी वीडियोस बनी हुई हैं, गोइटर पे हमने बनाई है, हाइपोथायरॉयडिज्म पे हमने बनाई है, उसमें हमने एक ही विषय में बात की है, वो है ग्रेव डिजीज, जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है जो हमारे हेल्दी टिश्यूज होते हैं और जो हमारे इम्यूनिटी की या इम्यून सिस्टम की जो हमारी एंटीबॉडी होती है आईजीजी, वो डायरेक्टली क्या करती है, वो अटैक करते हैं हेल्दी टिश्यूज के ऊपर जाकर। और हेल्दी टिश्यूज कौन से हैं दोस्तों, वो हेल्दी टिश्यूज होते हैं थायराइड ग्लैंड के। ये जाकर उन पे क्या करेंगे, थायराइड की सेल्स होती है उन पे जाकर क्या हो जाएंगी, स्टक हो जाएंगी, बाइंड हो जाएंगी, और जो हमारे टीएसएच रिसेप्टर होती है उनको एक्टिवेट कर देती है। और एक्टिवेट करने के बाद क्या होता है, थायराइड ग्लैंड क्या करती है, और फंक्शन करने लगेगी। और फंक्शन करने के बाद क्या करेगी दोस्तों, वो T3 और T4 को सिक्रीट करेगी। जी बस इतना ही आपको इसमें समझना है, ग्रेव डिजीज इसी को ही बोलते हैं। दूसरी कंडीशन की बात करें दोस्तों, वो हो सकती है थायराइडाइटिस। थायराइडाइटिस थायराइडाइटिस दो तरीके से हो सकती है दोस्तों। सबसे पहले आएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और दूसरा
वायरल इन्फेक्शन। अगर हम वही वायरल इन्फेक्शन की बात करें, कौन सा हो सकता है दोस्तों? एक मम्प हो सकता है, दूसरा इन्फ्लुएंजा। जी बिल्कुल, स्ट्रेप्टोकोकस। जी बिल्कुल, स्ट्रेप्टोकोकस। ये दोनों ये बैक्टीरिया और ये वायरस, ये दोनों ही क्या लीड कर सकते हैं दोस्तों? थायरोइडाइटिस की प्रॉब्लम। अगर हम तीसरे कॉजेज की बात करें, तीसरा कॉजेज होता है दोस्तों प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी ये क्या करता है? लीड करता है। जो हमारे हार्मोन चेंज होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये उनको क्या करते हैं? इसमें भी थोड़े से क्या होते हैं? वेरिएशन आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं? प्रेगनेंसी भी कॉज कर सकती है हमारे हाइपरथायरॉयडिज्म को। चौथा क्या कारण हो सकता है दोस्तों इसका? डिफ्यूज गोइटर। जी बिल्कुल, चौथा कारण क्या हो सकता है इसका? डिफ्यूज गोइटर। और डिफ्यूज गोइटर किस तरीके से होता है? मैंने आपको अपनी कंडीशन एक गोइटर में बताया था कि डिफ्यूज गोइटर एक कारण हो सकता है हमारे हाइपरथायरॉयडिज्म का। किस तरीके से? डिफ्यूज गोइटर जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे थायराइड ग्लैंड होता है उसमें मास फॉर्मेशन होती है, राउंड मास फॉर्मेशन। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। इस तरीके से क्या होती है, इसमें मास फॉर्मेशन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज गोइटर। अब ये क्या करता है दोस्तों? हमारे थायराइड ग्लैंड को ओवर फंक्शन करने पे मजबूर करता है, जिससे क्या कर सके वो ओवर जो सिंथेसिस होता है हमारे T3 और T4 का, उसका सिक्रीशन को बढ़ा सके। तो एक कारण क्या हो सकता है दोस्तों? डिफ्यूज गोइटर। और डिफ्यूज गोइटर का जो अनदर नेम है दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका अनदर नेम होता है प्लमर डिजीज। जी बिल्कुल, प्लमर डिजीज। ये लीड करती है मास फॉर्मेशन अराउंड द थायराइड ग्लैंड। जी बिल्कुल, अराउंड द थायराइड ग्लैंड। तीसरा सा कॉज हो सकता है दोस्तों थायराइड का कैंसर। थायराइड का कैंसर भी इसको क्या कर सकता है? हाइपरथायरॉयडिज्म को लीड कर सकता है। अगर हम चौथे की बात करें तो हो सकता है सबसे पहले स्ट्रेस। जी बिल्कुल, अब आप चेक करना स्ट्रेस ही क्यों है, स्ट्रेस क्यों कॉज कर रहा है हाइपरथायरॉयडिज्म को? दोस्तों बता दूं सबसे पहले कि जो स्ट्रेस होता है, वो जब आपको एक्सेसिव स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? कोर्टिसोल जो हार्मोन होता है उसका अमाउंट बढ़ जाता है। और जब कोर्टिसोल का अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, वो क्या करता है? हमारे जो थायराइड का ग्लैंड का जो प्रोडक्शन होता है, जो हमारे T3 का प्रोडक्शन, T3 और T4 का प्रोडक्शन जो होता है उसमें इंटरफेयर करता है। और जब इंटरफेयर करेगा तो थायराइड ग्लैंड को ये क्या कर देगा? मजबूर कर देगा ओवर फंक्शन करने पे। और जब हमारे थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिविटी करेगा या ओवर फंक्शन करेगा तो किसको लीड करेगा दोस्तों? T3 और T4 के एक्सेसिव सिक्रीशन को। जी बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ cortisol hormone which lead to which is interfere with थायराइड हार्मोन। जी बिल्कुल, थायराइड हार्मोन। ये इसके दोस्तों क्या थे? इटियोलॉजिकल कॉज। दूसरा हम इसकी बात करें दोस्तों, आपने देखा होगा कि थोड़े से क्या हो सकते हैं? पिट्यूटरी डिसऑर्डर भी क्या करते हैं?
जो पिट्यूटरी डिसऑर्डर होते हैं दोस्तों, वो भी क्या लीड करते हैं, डिसऑर्डर या एडिनोमा। ये क्या होता है दोस्तों, एडिनोमा मतलब होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड का बिनाइन ट्यूमर होता है। जी बिल्कुल, बिनाइन ट्यूमर होता है जो प्रोड्यूस करता है एक्सेसिव TSH। जब हमारी बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में TSH रिलीज होगा तो ये किसको सिग्नल देगा दोस्तों, थायराइड ग्लैंड को। जब थायराइड ग्लैंड को ये सिग्नल देगा तो क्या करेगा दोस्तों, सिक्रीट ये सिक्रीशन ऑफ T3 और T4। जी बिल्कुल, जब हमारी बॉडी के अंदर TSH का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो किसको सिग्नल देगा दोस्तों, हमारे थायराइड ग्लैंड को, जो सिक्रीट करेगी T3 और T4 को। इसी वजह से क्या है, जो हमारा पिट्यूटरी एडिनोमा या पिट्यूटरी डिसऑर्डर होते हैं, ये भी क्या लीड करता है, हाइपरथायरॉयडिज्म को। दोस्तों ये थे कुछ हिस्टोलॉजिकल फैक्टर। अब बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स की। दोस्तों सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। इसके सिम्टम्स जो होते हैं, सबसे पहले पेशेंट को जो ओवर एक्टिविटी थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स की हो रही है, उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों। सबसे पहले हम GI सिस्टम की बात करते हैं, उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। जी बिल्कुल, अगर हम GI सिस्टम की बात करते हैं तो GI सिस्टम में क्या करता है दोस्तों, यो इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अगर बॉडी के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, जब GI सिस्टम में इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रहे हैं या पेरिस्टाल्सिस का जो मूवमेंट है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो किसको लीड करेगा दोस्तों, ये डायरिया को। डायरिया को। उसके बाद अगर बॉडी के अंदर डायरिया ज़्यादा हो रहा है, हमारी बॉडी से ज़्यादा जो फ्लूइड्स है वो निकल रहा है, तो किसको लीड करेगा दोस्तों, डिहाइड्रेशन को। ध्यान रखिएगा, हम सिम्टम्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और डिहाइड्रेशन हो रहा है तो दोस्तों वेट लॉस। तो कितने सिम्टम्स हो गए हमारे GI सिस्टम में एक ही कंडीशन से रिलेटेड। सबसे पहले इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, दूसरा डिहाइड्रेशन, दूसरा क्या हमारा डायरिया, और तीसरा क्या है डिहाइड्रेशन। चौथे की बात करें तो वेट लॉस। ये कंडीशन हमारी किस में आ रही है दोस्तों, GI सिस्टम से रिलेटेड। अगर हम बात करें इंटेगुमेंट्री सिस्टम की, इंटेगुमेंट्री सिस्टम क्या होता है, तो हमारे सेंसरी सिस्टम है दोस्तों, जो हमारा स्किन से रिलेटेड है। इंटेगुमेंट्री तो उसमें क्या होगा, जो हमारी स्किन है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, सॉफ्ट। जी बिल्कुल, सॉफ्ट। और क्या होगी दोस्तों, और हो जाएगी मॉइस्चराइजेशन ज़्यादा दिखेगा स्किन में। जी बिल्कुल, मॉइस्ट हो जाएगी हमारी। ये दोनों क्या कर रहे हैं दोस्तों, सॉफ्ट हो जाएगी तो हमारी क्या हो जाएगी, तो स्किन जब सॉफ्ट हो रही है और साथ में मॉइस्ट हो रही है, जो हमारा जो मेटाबॉलिज्म वो भी तो इंक्रीज हो रहा है हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन में। तो दोस्तों किसको लीड करेगा साथ में, ये हीट इंटॉलरेंस। जी बिल्कुल, आप हीट के साथ टॉलरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म वो भी हाई हो रखा है। हीट इंटॉलरेंस। अगर हम बात करते हैं हेयर की, तो दोस्तों हेयर में क्या होगा, फाइन और शाइन। हेयर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, फाइन और शाइन हेयर आपको देखने को। बस कुछ कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, एलोपेशिया भी देखने को मिल सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेयर लॉस। जी बिल्कुल, हेयर लॉस।
ये सिम्टम्स पढ़ रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जीआई सिस्टम का पढ़ा, जिसमें क्या पढ़ रहे थे हम दोस्तों, इंक्रीज हो रहे थे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो हम किसको लीड कर रहा था, डायरिया को, और डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा था, डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है दोस्तों, वेट लॉस। दूसरा हमने बात की है इंटरकोमेंट्री सिस्टम की। इंटरकोमेंट्री सिस्टम में हमारी जो स्किन होती है कैसी हो जाती है, मॉइस्ट और सॉफ्ट। दूसरा हम बात करते हैं हमारी जो स्किन है वो किसको टॉलरेट नहीं कर पाती, हम जो हमारी बॉडी है वो किसको टॉलरेट नहीं कर पाती, हीट को। तीसरी हम बात करते हैं हेयर की। अगर हेयर हमारे कैसे होते हैं, फाइन और शाइन हेयर, मतलब चमकदार हेयर आपको देखने को मिल सकते हैं, बट कुछ कंडीशन में एलोपेशिया भी देखने को मिल सकता है, इसको हम बोलते हैं हेयर लॉस। अगर हम भाई बात करें न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है। दूसरा हम बात करें डिलीरियम हमें देखने को मिल सकता है सीवियर फॉर्म में। चौथा हम बात करें पेशेंट साइकोसिस आपको देखने को मिलेगा, जो क्या होता है, जो हरकतें करता है पागलपन की। दूसरा इसमें कन्फ्यूजन। अब बात आती है मजे की, ये सब चीज़ें तो क्या है आप देख लेंगे। अगर पेशेंट को सीवियर कंडीशन में हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए तो क्या होगा दोस्तों, पेशेंट कोमा में चला जाएगा। अगर आप समय रहते ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, आप कंडीशन को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो दोस्तों पेशेंट चला जाएगा आपका कोमा में, जो क्या है इसका सीवियर सिम्टम्स है, समझ आया। और अगर हम इसकी सीवियर फॉर्म की बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म की, तो उसको बोलते हैं थायराइड क्राइसिस या थायराइड स्टॉर्म, या हम आगे पढ़ते चलेंगे, अभी मैं इसको आपको पूरा बताऊंगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में दोस्तों क्या होता है, बेसिकली जो आपके डीप टेंडन रिफ्लेक्स हैं वो क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। दूसरा क्या है दोस्तों, जो आपकी मसल है उनमें वीकनेस आ जाएगी, आप थकान महसूस करेंगे दोस्तों, इसमें एक्सट्रीम फटीग आप फील कर सकते हैं। आपको कुछ भी काम दिया जाता है तो आपका उसमें क्या है, मन नहीं लगेगा, जिसकी वजह से कि आप जो भी आपको टास्क दिया जाते हैं या कुछ आपको काम दिया जाता उसको आप पूरा ही नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें आपको किसमें देखने को मिलेंगी, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में। मस्कुलोस्केलेटल स्केलेटल सिस्टम, इसमें एक्सट्रीम फटीग, डीप टेंडन रिफ्लेक्स स्लो। दूसरा है इसमें मसल वीकनेस। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कार्डियक सिस्टम की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना। इसकी वजह से दोस्तों डेथ तक हो जाती है अगर आप प्रॉपर इसकी क्या है मेडिकेशन ना लें, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लें। इसमें दोस्तों क्या होता है कि हमारे कार्डियक जो चेंजेस आते हैं वो होता है, सबसे पहले आपको डिसअरिथमिया हो सकता है, जो आपके हार्ट बीट का रिदम है वो प्रॉपर ना होकर क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा दोस्तों। और हम बात करें इसके जो इसकी हार्ट बीट है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज कितनी हो सकती है दोस्तों, 130 से लेके 200 बीट पर मिनट तक आपकी हार्ट बीट जा सकती है। और अगर हम बात करें इसके बीपी की, तो बीपी भी इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, एलिवेट हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल एलिवेट हो जाएगा। कितना चला जाएगा, 150 से लेके क्या हो जाएगा दोस्तों आपका बीपी 200। या पर प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की बात करें तो दोस्तों 110 से लेके 140 तक आपका बीपी जा सकता है। ये सीवियर फॉर्म में हो सकता है दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं, थायराइड क्राइसिस और थायराइड स्टॉर्म। अगर हम बात करें दोस्तों इसमें इसके पल्स प्रेशर की, सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि पल्स प्रेशर क्या होता है। कमेंट में जरूर बताना कि पल्स प्रेशर होता है क्या है और आपका पल्स प्रेशर कितना रहता है। मेरा पल्स प्रेशर रहता है दोस्तों 40,
बिल्कुल। मेरा पल्स प्रेशर कितना रहता है दोस्तों 40, क्योंकि मेरा बीपी क्या रहता है नॉर्मल। अगर आपको पता है आपका पल्स प्रेशर कहता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मैं आपको बताऊं कि पल्स प्रेशर निकालते कैसे हैं दोस्तों, बताऊं डिफरेंस बिटवीन डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक, या आप बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन अपर प्रेशर एंड लोअर प्रेशर। तो इसका यही फॉर्मूला होता है कि आपको क्या करना है, 120 में से 80 को माइनस करना है, जो पल्स प्रेशर आएगा वो होगा 40। जी बिल्कुल। अब आपको कमेंट में बताना है कि आपका पल्स प्रेशर कितना होता है, कितना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पल्स प्रेशर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज। और इंक्रीज कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 तक चला जाएगा। पल्स प्रेशर कितना चला जाएगा, 90 तक। वहीं अगर हम बात करें इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जी बिल्कुल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोस्तों क्या होगा, मेल के अंदर क्या होगा इसका दोस्तों, लिबिडो का जो एक कंडीशन होती है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जो सेक्सुअल डिजायर है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी। और हम बात करें इसके फीमेल्स की, तो फीमेल्स में क्या होता है कि इरेगुलर मेंसेस होंगे। दूसरा इसको अमेनोरिक कंडीशन हो सकती है दोस्तों। जी बिल्कुल, मेल के अंदर डिक्रीज लिबिडो, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डिजायर, वो क्या हो जाएगी दोस्तों, खत्म हो जाएगी, बिल्कुल डिक्रीज। अगर वहीं फीमेल की बात करें तो इरेगुलर मेंसेस, दूसरा क्या है कि अमेनोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे क्या है कुछ सिम्टम्स है दोस्तों। और इसका जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है वो भी मैंने क्या है कि आपके साथ डिस्कस नहीं किया। वो होता है दोस्तों एबनॉर्मल, इस पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनलार्जमेंट ऑफ आईबॉल। जी बिल्कुल, क्या होता है, एबनॉर्मल इनलार्जमेंट हो जाता है आंखों का। तो इसको, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सोप थैलेमोस। जी हाँ, एक्सोप थैलेमोस। और ये सिम्टम बेसिकली हम यूज करते हैं ग्रेव डिजीज के लिए। जिस पेशेंट को क्या होगी, ग्रेव डिजीज होगी, तो ये एक सिम्टम उसमें 101% आपको देखने को मिलेगा। तो ये कौन सी कंडीशन में मिलता है दोस्तों, ग्रेव डिजीज, ग्रेव डिजीज। अब ग्रेव डिजीज मैंने आपको पहले इटियोलॉजिकल फैक्टर बताया कि ग्रेव डिजीज मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, हाइपरथायरॉयडिज्म का। दोस्तों ये क्या थे, सिम्टम्स है। एक सिम्टम्स की और बात करेंगे दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ब्रूट ओवर थायराइड। जी हाँ, ब्रूट ओवर थायराइड। अब इसका मतलब, हो सकता है आपने पहली बार सुना हो दोस्तों ये नाम, कुछ मेडिको होंगे जिनको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बताया गया होगा फर्स्ट ईयर में, ब्रूट ओवर थायराइड। इसका मतलब क्या हो सकता है दोस्तों, इसका मतलब होता है जब आप किसी पेशेंट का थायराइड जिसको कंडीशन होगी, आप उसका ऑस्कल्टेशन करने जाएंगे, तो उसको आप कहेगी कंटिन्यूअस साउंड सुनाई देती है ओवर थायराइड। जी बिल्कुल, इसमें क्या होता है, जब आप किसी पेशेंट का क्या करते हैं, ऑस्कल्टेशन करते हैं थायराइड ग्लैंड का, आप क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप प्लेस करते हैं थायराइड ग्लैंड अपने नेक के ऊपर या पेशेंट की नेक के ऊपर, तो उसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस साउंड सुनाई देती है, जिस जो साउंड होती है मरमर लाइक साउंड। तो उस तरह की क्या है, जो साउंड कंटिन्यूअस पेशेंट की आती रहती है जब आप क्या कर रहे हैं, ऑस्कल्टेशन कर रहे हैं, आप साउंड को क्या कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रूट ओवर थायराइड। दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बीएससी थर्ड सेम के जो स्टूडेंट होते हैं और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, और एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके रिस्क फैक्टर की, ये किन किन लोगों को हो सकता है। दोस्तों ये बेसिकली लोगों को होता है जो वुमेन को, इसकी हम रेशो की बात करें तो 5:1 ओवर फीमेल एंड मेल।
ठीक है दोस्तों। और बात करें इसके प्रेवलेंस रेट की हम इंडिया के अंदर, तो इसका जो प्रीवलेंस रेट है दोस्तों 1.5% है अकॉर्डिंग टू 2022। अगर और इसके जो ये डाटा हमको मिला है, ये कुछ क्या है कि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी हुई है कोचीन में, लॉजिकल स्टडी हुई है कोचीन में। कोचीन आप नाम पूछ रहे हैं, कोचीन किसका है? जी बिल्कुल, इसका नाम होता है, एक इसका नाम है कोची। कोची हमारे इंडिया में ही है, जो साउथ में है। वहां पर क्या है, एक एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी हुई है जिसके आंकड़े क्या बताते हैं, 1.5% इंडिया के अंदर क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस अवेलेबल है। अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो इसमें ये केसेस मिलते हैं 4 से 5% होल पॉपुलेशन, होल पॉपुलेशन। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी रिस्क फैक्टर की, हमने बात करी है कि वुमेन को ज्यादा हो सकता है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों इसकी ओल्डर एज, ओल्डर एज की क्या बात होगी दोस्तों, ओल्डर एज कितना, 60 साल से ऊपर वाले लोगों को इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। वुमेन में हो सकता है ओल्डर एज। दूसरा है जो एंटी थायराइड ड्रग लेते हैं, जी बिल्कुल, जो हाइपोथायरॉयडिज्म की जो मेडिकेशन खाते रहते हैं कंटिन्यूअस, उनमें पेशेंट को क्या हो सकता है, ये चांसेस बढ़ जाते हैं। एंटी थायराइड ड्रग, प्रेगनेंसी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, या एक होता है पार्शल थायरॉयडेक्टमी। जी हाँ, पार्शल थायरॉयडेक्टमी, ये उन लोगों की जिनकी क्या है कि कोई पास्ट में सर्जरी है और हमारे क्या है कि थायराइड ग्लैंड का क्या है कि कोई एक लोब रिमूव किया गया है। तो ये दोस्तों एक कुछ थे रिस्क फैक्टर जिनको क्या है कि हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं हम डायग्नोस किस तरीके से करेंगे। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के लिए सबसे पहले मैं वही हिस्ट्री कलेक्शन जो हम पेशेंट से कलेक्ट करते हैं। दूसरा है दोस्तों फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, इनलार्जमेंट ऑफ लोअर नेक। आपको क्या है कि जो लोअर नेक है, जो नेक का निचला हिस्सा होता है, वो उसमें क्या होगा, इनलार्जमेंट देखने को मिल सकता है। आपको कोई नोड्यूल्स फॉर्म हो सकता है, वहां पे दिख सकता है। दूसरा अगर आप करते हैं दोस्तों इसका पाल्पेशन, पाल्पेशन में आपको क्या दिखाई देगा, सॉफ्ट, आपको वहां पे नोड्यूल्स फॉर्म होगा, सॉफ्ट नोड्यूल आपको वहां पे फील हो सकता है। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों ऑस्कल्टेशन की। ऑस्कल्टेशन में आपको ब्रूट ओवर, जी हाँ, ब्रूट ओवर साउंड सुनाई देगी, ब्रूट ओवर साउंड सुनाई देगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस साउंड लाइक मरमर साउंड। दोस्तों ये क्या होगा इसके हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। हम बात करते हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशन की। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में दोस्तों करेंगे सीरोलॉजिकल टेस्ट सबसे पहले। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट करते क्यों है दोस्तों, एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए कि बॉडी के अंदर कौन सी एंटीजन या एंटीबॉडी सर्कुलेट हो रही है। तो दोस्तों हम इसको एंटीबॉडी का जो करते हैं वहां पे आपको मिलेगी आईजीजी। आईजीजी का अमाउंट कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, ये आपको बढ़ा हुआ जो क्या होती है थायराइड की सेल्स होती है उसके सरफेस पे आपको ये क्या मिलेंगी, स्टक हुई मिलेंगी या कंटिन्यूअस अटैक करती हुई मिलेंगी। दूसरा बात करते हैं हम दोस्तों इसमें सीबीसी की। सीबीसी में दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज अमाउंट ऑफ
आरबीसी, जी बिल्कुल, जिसमें क्या होगा, एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, एरिथ्रोसाइट का कंटिन्यू फॉर्मेशन बढ़ता रहेगा। अगर वही बात करें हम डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है दोस्तों, वो न्यूट्रोफिल की वजह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जी हाँ, वो न्यूट्रोफिल की वजह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हम बात करते हैं इसके रेडियो एक्टिव अपटेक टेस्ट की। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट, ये मैंने बार बार आपको दूसरी कंडीशन में बताया दोस्तों, तो आप वो वीडियो हमारे आई बटन पर देख सकते हैं, जिसमें क्या है कि हमारी दो कंडीशन है, हाइपोथायरिज्म और गोइटर। तीसरा हम बात करते हैं दोस्तों इसके थायराइड स्कैन टेस्ट। इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप एजेंट का, जो इंजेक्ट किया जाता है वीन्स के ऊपर। जो वीन्स होती हैं वो कहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, या तो हमारी एल्बो पे, या दूसरा हम हैंड की वीन्स पर। तो दोस्तों जब ये पेशेंट को लगाया जाता है, तो इसमें पेशेंट को क्या है कि प्रोन पोजीशन में डाला जाता है, और जो उसका हेड है वो क्या होता है, स्ट्रेच कर दिया जाता है। और स्ट्रेच करने के बाद क्या करते हैं, एक कैमरा इंसर्ट करते हैं, जो ये डिटेक्ट करता है दोस्तों कि जो आयोडीन का अमाउंट है वो कितना एक्यूमुलेट हो रखा है या कितना कलेक्ट हो रखा है थायराइड ग्लैंड के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, थायराइड ग्लैंड को फंक्शन करने पे मजबूर हो रहा है, या उसको जो ओवर फंक्शन करने पड़ रहे हैं वो क्यों करने पड़ रहे हैं, जो आयोडीन का एक्यूमुलेशन है, आयोडीन का जो कलेक्शन है वो कितना हो रहा है, वो हम किससे पता करते हैं दोस्तों, थायराइड स्कैन टेस्ट है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप एजेंट इंजेक्ट करते हैं थ्रू द वीन्स ऑफ एल्बो और हैंड। ठीक है दोस्तों, ये टेस्ट हो गए से कुछ। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों थायराइड अल्ट्रासाउंड। थायराइड अल्ट्रासाउंड, फिर बात करते हैं दोस्तों इसकी सीटी स्कैन की, जो पता करता है कि कितना ये फैल रखा है। फिर एमआरआई की कि इसका जो साइज है वो कितना इंक्रीज हो चुका है या कितना लार्ज हो गया है, जो दूसरे ऑर्गन को हमारे अफेक्ट कर सकता है। तीसरा बात करते हैं दोस्तों इसके हम बायोप्सी की, जो डिटेक्ट करता है किसको, कैंसरस सेल्स को, कैंसरस सेल्स को। ये तो कुछ इसके डायग्नोस्टिक वेल्स हैं जिससे हम क्या करते हैं दोस्तों, पता लगा सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म का। दूसरा दोस्तों इसमें हम बात करेंगे अब जा मैनेजमेंट की, तो उसमें कुछ मैनेजमेंट है दोस्तों। इसमें हम कुछ मेडिकेशन देते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में कुछ ड्रग पढ़ेंगे, जैसे दोस्तों प्रोपाइल थायोरेसिल, दूसरी है कार्बामेजिल, तीसरा है मेथिमाजिल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, प्रोपाइल थायो यूरेसिल, जिसकी डोज होती है दोस्तों 300 से 450 mg पर डे ओवर 8 आवर, हम बोल सकते हैं इसको एवरी 8 आवर। दूसरी बात करते हैं दोस्तों हम जो उसकी मेथिमाजोल की। मेथिमाजोल की जो डोज होती है दोस्तों वो होती है 15 mg पर डे। वहीं हम बात करते हैं दोस्तों कार्बिमाजोल। कार्बिमाजोल की दोस्तों डोज होती है 20 से 60 mg। वहीं अगर हम दोस्तों इसकी बात करते हैं मेथिमाजोल की,
तो ये डोज बढ़ जाती है किसके लिए, ग्रेव डिजीज। अगर पेशेंट को ग्रेव डिजीज के सिम्टम्स हैं या ग्रेव डिजीज है तो डोज ये बढ़ के हो जाती है दोस्तों 20 mg पर डे। जी हाँ, ये कुछ क्या है, हार्मोन रिप्लेसमेंट ड्रग हैं जो हम यूज करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। दोस्तों अब कुछ बात आती है हमारे रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी की। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी वो थेरेपी है जिसके अंदर हम यूज करते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। इसमें हम दोस्तों यूज करते हैं आयोडाइज्ड का, आयोडीन प्लस आयोडाइड। दूसरी हम इसमें कॉम्बिनेशन लेते हैं दोस्तों इसके साथ प्लस पोटेशियम आयोडीन का, पोटेशियम आयोडीन का। दोस्तों ये जो क्या करती है, ये इनहिबिट करती है थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को। जी हाँ, थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को। ये कुछ मेडिकेशन थी दोस्तों। अब बात करते हैं हम इससे कुछ बीटा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट की। क्योंकि हमें क्या होता है दोस्तों, जब बीटा एडिनर्जिक या बीटा ब्लॉकर ड्रग्स जो होती हैं वो हम क्यों यूज करते हैं, बेसिकली हम वो ड्रग जो यूज करते हैं वो ड्रग हम यूज करते हैं दोस्तों कार्डियक पेशेंट के लिए। तो हम यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं दोस्तों बीटा एडिनर्जिक को, बीटा एडिनर्जिक को हम इसलिए यूज कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमें क्या हो रहा है, उसमें कार्डियक चेंजेस आ रहे हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म या जो हाइपरथायरॉयडिज्म के क्राइसिस है या जो थायराइड के स्टोर की जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं इसमें पेशेंट में हो रही है। तो उसके कार्डियक चेंजेस या कार्डियक इफेक्ट जो आ रहे हैं उनको सप्रेस करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए या उससे रिलीफ दिलाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं दोस्तों, बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट ये किसको रिलीफ कर दोस्तों, कार्डियक जो इफेक्ट आ रहे हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से उनको क्या करती है, सप्रेस करती है या रिलीफ करती है। उसके जो अंदर हम ड्रग जो यूज करते हैं इसमें हम यूज करते हैं प्रोपेनॉल। दोस्तों यही ड्रग है क्या है, जो कार्डियक में जो चेंजेस आते हैं, जो कार्डियक का रिदम है उसको मेंटेन कर रखती है, जो बीपी की प्रॉब्लम है उसको क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। जो टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम होती है, टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम जो पेशेंट को होती है, इसमें हमने बताया था कि 130 से 200 तक क्या रहती है, हार्ट रेट जाती है, उसको भी क्या करती है दोस्तों, ये ट्रीट करती है। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट तभी पॉसिबल है दोस्तों जब पेशेंट का क्या है कि जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है वो फेल हो जाए, जो हम मेडिकेशन यूज कर रहे हैं वो किसी तरीके से पेशेंट के रेजिस्टेंट हो जाए या मेडिकेशन का क्या है कि पेशेंट के ऊपर कोई इफेक्ट देखने को ना मिले, तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, सर्जरी प्लान करते हैं। और सर्जरी कौन सी है दोस्तों, वो थायरॉयडेक्टमी, थायरॉयडेक्टमी। इस सर्जरी को हम क्या करते हैं, दो तरीके से प्लान करते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक आता है एक पार्शियल, जिसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, पार्सल के अंदर जो अफेक्टेड लोब है उसको क्या करते हैं, कट करते हैं टू रिमूव अफेक्टेड लोब। दूसरा आता है दोस्तों इसमें कंप्लीट रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। जी हाँ, इसमें हम कंप्लीटली क्या करते हैं दोस्तों, थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं और पेशेंट को डिपेंड कर देते हैं हम किसके ऊपर, थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के ऊपर। उसको परमानेंट क्या है कि जो थायराइड हार्मोन की रिप्लेसमेंट थेरेपी है उसको क्या करना है, पेशेंट को कंटिन्यू लेना है। डेली इंटेक में वो टैबलेट्स जो आती हैं थायराइड हार्मोन की वो लेनी होती हैं, क्योंकि क्या कर रहा है कि हमने कंटिन्यूस क्या कर दिया है, थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया है। अब इसमें हम कंटिन्यू जब हम थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं उसमें हम कुछ जो रिम्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के, इसमें कुछ रिम्स होते हैं,
इस तरीके के, वो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, उनको छोड़ देते हैं। उनको इसलिए छोड़ते हैं दोस्तों क्योंकि क्या हो रहा है कि इन्हीं थायराइड ग्लैंड के अंदर हमारी पैराथायराइड ग्लैंड क्या रहती है, धसी रहती हैं। और वो जब धसी रहेंगी, अगर हम कंप्लीटली थायराइड ग्लैंड को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, पैराथायराइड के भी क्या है जो प्रॉब्लम है, जो पैराथायराइड के डिसऑर्डर है, वो भी पेशेंट को होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी वजह से क्या है, थायराइड ग्लैंड के हम रिम छोड़ते हैं, जिससे क्या है कि जो पैराथायराइड ग्लैंड है उनको प्रॉपर क्या है कि अटैचमेंट मिला रहे, इनको प्रॉपर क्या है कि एक तरीके से जो उनकी जो लोकेशन है वो एडजस्ट रहे। तो दोस्तों इसी मैनेजमेंट और इन्हीं कंडीशन के साथ हम अपने हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन को खत्म करते हैं और आगे हम पढ़ने वाले हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के डिसऑर्डर। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप जो इतना हमारा साथ निभा रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।